ओके, स्टार्ट करते हैं। हमने जो है वो प्रीवियसली क्लास में कुछ चीज़ें कवर अप की हैं, जिसमें बेसिक चीज़ें थी कि बेसिकली हमारे सब्जेक्ट की जो है वो थीम क्या है, हमारे सब्जेक्ट की समरी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स क्या होंगे सब्जेक्ट के। एंड प्लस में हम जो है थोड़ा सा करेक्टराइजेशन टेक्निक्स को भी हमने स्टडी किया था कि बेसिकली इन टेक्निक्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं। देयर आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर डिटरमाइन करना हो और अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करना हो तो वो किस तरह से करते हैं। देयर आर सम टाइप्स आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। ठीक है, यहाँ पर जो है वो माइक्रोस्कोपी की कुछ एडवांस टेक्निक्स का भी मैंने आपको बताया था। ये कंप्लीट जो है वो डिटेल में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, हम सबको कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो जितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी हमारे स्कोप में आएंगी, हमारे यूज़ में आएंगी, उनको हम स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक की टेक्निक्स को हम यूज़ करेंगे जो हमारे काम की होंगी। ठीक, ओके। सो इसमें जो है हमने इन चीज़ों को जो है थोड़ा बहुत देखा था कि ये बेसिकली किस तरह से जो है हमारे उसमें सब्जेक्ट में कम्प्लीटली कवर होंगी। ठीक है, तो इसको हम फर्दर प्रोसीड करते हैं आगे। सो वी हैव सम ऑफ द सरफेस करेक्टराइजेशन। इस स्लाइड को भी हमने देख लिया था कि सरफेस करेक्टराइजेशन टेक्निक्स क्या होती हैं। ख़ास तौर पे नैनो मटेरियल साइड पे अगर आपको जाना हो या कोई भी सरफेस रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आपको डिटरमाइन करनी हो तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं डिटरमाइन करने के लिए। तो वो भी थोड़ा बहुत हमने ओवरव्यू देखा था। एंड रिमेंबर दिस इज़ बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट सब्जेक्ट। मटेरियल करेक्टराइजेशन का ये कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन है, तो इसमें हम कोई भी डीप में चीज़ नहीं पढ़ रहे। ये हमारे कमिंग वीक में जो है वो इसको डिटेल में हम लेके जाएंगे, इनकी जो भी टाइप्स आती हैं। फॉर एग्जांपल रेडियोग्राफिक टेस्टिंग आ गई, या सोनिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, या लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट, या लीक टेस्ट, इस तरह के कोई भी जो है वो चीज़ें हैं तो वो जो है वो हम स्टडी करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको पता है कि फील्ड में जो है हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चीज़ काम आती है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का बहुत जो है वो काम होता है। वैसे तो मटेरियल करेक्टराइजेशन, एडवांस मटेरियल करेक्टराइजेशन में इसका ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन इसको हम कवर अप इसलिए करेंगे बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा कवर अप करेंगे ताकि आगे चल के आपको इन चीज़ों में जो है वो प्रॉब्लम ना आए। ख़ास तौर पे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आपके पास रेडियोग्राफिक टेस्टिंग है, एंड देन लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग है, एंड देन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, देन विजुअल टेस्टिंग और मैकेनिकल टेस्टिंग। ये ख़ास तौर पे जो है आपके पास एडी करंट टेस्टिंग भी है, लेकिन वो बहुत कम जो है आपके पास फील्ड में यूज़ होती है। आप ऑयल एंड गैस फील्ड में चले जाएं, मेरा एक्सपीरियंस ऑयल एंड गैस फील्ड में है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, जहाँ पर अर्थ प्रूफ जो है वो स्टील स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पे लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज द डीपीटी, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट। ठीक है, सो लिक्विड पेनिट्रेंट एंड डाई पेनिट्रेंट इज द सिमिलर टेस्ट। विजुअल टेस्टिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट फेज फॉर एन इंजीनियर to go through a visual test, and after that an engineer perform the internal test like radiographic, ultrasonic and liquid penetrant or the ये माइक किसका ऑन है, ऑफ कर दें, म्यूट कर दें माइक। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपकी फील्ड में बहुत काम आने वाली हैं, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एंड फर्दर जो एडवांस मटेरियल करेक्टराइजेशन टेक्निक्स में मैं थोड़ा सा इनलिस्टेड कर दूं कि हम कौन सी चीज़ें जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें भी हैं कवर अप करनी है हमें कोर्स में, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें आपके पास साइज एनालाइजिंग या सीव एनालाइजिंग है, and then included the potentiostat electrochemical study किस तरह से करते हैं materials की, this is also a characterization technique. Then what is the microscopy, including optical microscopy, scanning electron microscopy, तो इसको जो है हम कवर करेंगे। एंड प्लस में जो है XRD, FTIR, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड देन BET जो है इस तरह की सरफेस एनालाइजिंग टेस्ट हैं, इनको जो है वो डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई थी सरफेस कंटामिनेशन आइडेंटिफिकेशन, कंटामिनेंट आइडेंटिफिकेशन।
पार्टिकल्स ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, ये भी हम यूज़ करते हैं फॉर दी सरफेस कंटामिनेंट आइडेंटिफिकेशन और दी फेजेस आइडेंटिफिकेशन या सरफेस करेक्टराइजेशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स यहाँ पे इनलिस्टेड हैं, सारी टेक्निक्स हम कवर अप नहीं करेंगे। इसमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है, CMEDS है, एंड देन देयर इज XPS, देन रेजिड्यूस में जो है वो सेम वही टेक्निक्स तकरीबन रिपीट होती हैं। जनरल सरफेस कंटामिनेशन में भी XPS, और अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अब एक यहाँ पे स्लाइड में आ जाएं। ये बेसिकली अभी आप लोगों को शायद प्रॉपर तरीके से ये चीज़ समझ में ना आए। ये स्लाइड में आप कुछ इमेजेस देख रहे हैं। दिस इज बेसिकली द एनालिटिकल टेक्निक्स इंक्लूडिंग माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ये सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, ये माइक्रोस्कोपी में फॉर एग्जांपल इन लास्ट ऑफ दैट फिगर, इस स्लाइड के आखिरी फिगर को देख ले तो वहाँ पर इस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, एंड हेयर इज द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड द एनालिटिकल प्लस माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ठीक है, तो इसको एनालिटिकल टेक्निक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बाय यूजिंग द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स वी आल्सो मेजर द एनालिटिकल, वी आल्सो परफॉर्म द एनालिटिकल मेजरमेंट्स। ठीक है, तो वहाँ पर हमें जो है फेजेस में और स्ट्रक्चर्स में जो है इसका भी अंदाज़ा हो जाता है, एंड सम टाइम फॉर एग्जांपल EDS अगर SEM के साथ यूज़ होता है तो उसमें हमें कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन पता चल जाती है। सो दीज ऑल स्लाइड इंक्लूडेड बोथ द एनालिटिकल एंड द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखें मुख्तलिफ आपको कर्सर्स नज़र आ रहे हैं हर इमेज में। अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 कर्सर नज़र आ रहे हैं, एंड देन एटॉमिक फैक्टर माइक्रोस्कोपी में आपको जो है वो दो जो एक रेक्टेंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है, एंड देन देयर इज XPS, देन FTIR, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दी FTIR, one is the reflection, second one is the transmission. Transmission is basically the simple one, is the simple transmission electron FTIR, and रिफ्लेक्शन FTIR इज बेसिकली AT-FTIR, ATR-FTIR। ठीक है, ये सारी चीज़ डिफरेंस आपको पता चल जाएंगी किस तरह से हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्लाइड को हम दोबारा रिपीट भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत आप समझ लें कि बेसिकली इन कर्सर्स का मतलब क्या है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस वन इज द अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, तो यहाँ पर जो है, अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ पर 2 कर्सर जो नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देयर इज द इंसिडेंट रे और द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम। दिस वन इज इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम, एंड दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड और द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम बॉम्बार्ड करवा रहे हैं किसी बीम के थ्रू, किसी सोर्स के थ्रू, तो उसके रिजल्ट में क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वहाँ से रिमूव होते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की स्टडी करें, इस मटेरियल की किसी भी सैंपल की स्टडी करें बाय यूजिंग दिस ऑगर इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसी तरह से इसको आप थोड़ा सा छोड़ दें, इसको डिटेल में हम देखेंगे बाद में। एंड देन XPS में क्या होता है कि देयर आर एक्सरेज आफ्टर हिटिंग अप दी एक्सरेज। जब एक्सरे यहाँ पर हिट करता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से एक्साइट करता है, एंड इन द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सरे the removal of electron basically is not a electron, it is a photoelectron. It means that it contain both the charges. It may contain the positive charge and the negative charge. So by using this photoelectron, when you will go through the study of material, it means that this will be called as a XPS. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, XPS कहते हैं, जिसका मतलब है एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो दिस वन इज दी एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन spectroscopy. By using the photoelectron we study the materials. And what is this, this is the FTIR. By putting or by the inserting the incident ray in the form of X-ray, and we achieve the reflected rays in the form of X-rays. ठीक है,
यहाँ पर हम जो है सोर्स बीम से, फॉर एग्जांपल कोई आप बल्ब यूज़ कर रहे हैं, उसमें से एक्स रेज निकल रहे हैं, कोई आप लाइट बल्ब यूज़ कर रहे हैं, कोई आप जो है वो टंगस्टन रॉड यूज़ कर रहे हैं, कोई लाइट सोर्स या हीट सोर्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें से क्या हो रहा है कि उसमें से कुछ जो है वो रेज निकल रही हैं जो एक्स रेज हैं, ठीक है, या वो किसी और टाइप्स की रेज हैं। अब वो रेज जो हैं वो सैंपल पे हिट करके उसके बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। So by using this reflected X-ray, if we study some material to determine the structure or the property, analytical properties of the material, so this will be known as a FTIR, which is called as a Fourier transform infrared spectroscopy. ठीक है, so this is the infrared spectroscopy, जिसमें जो है आपके पास इंफ्रारेज होती हैं, इसमें एक्सरेज नहीं होती, हम इंफ्रारेज को यूज़ करते हैं जिसमें रिफ्लेक्टेड होती हैं एंड देन इंसिडेंट एंड देन रिफ्लेक्टेड रेज को यूज़ करके अगर हम मटेरियल की स्टडी करें तो दिस इज कॉल्ड एज एफटीआईआर, ठीक है। एंड देयर इज द सेकंड टाइप ऑफ द एफटीआईआर वेयर दिस incident ray is hit to the sample and this ray is transmitted from that sample and resultant x-ray जो उसमें से पास होकर गुजर रही है उस रेज की अगर हम स्टडी करें तो उसको एफटीआईआर ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। So this is the FTIR transmission, this is the reflection. It is the similar, we can also say that this is the SEM reflection, this is the SEM transmission, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक रिफ्लेक्शन, माइक्रोस्कोपिक ट्रांसमिशन। इस केस में क्या होगा कि अगर माइक्रोस्कोपिक में रिफ्लेक्शन की हम स्टडी करेंगे तो उसको हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस वन। और अगर यही जो है माइक्रोस्कोपी हो जिसमें से इस तरह से रेज ट्रांसमिट हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी। जी जी सर इसमें टेस्ट जो करते हैं वो मतलब फेरस भी हो, नॉन फेरस हो, स्टील हो, तीनों की टेस्ट हो सकती है? नहीं देखें, कल मैंने जो आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें जो है ना वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना, हर टेस्ट की अपनी लिमिट्स होती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एफटीआईआर में अगर आपको एनालिटिकल स्टडी करनी है किसी मटेरियल की, दिस मटेरियल मस्ट बी ऑर्गेनिक, ठीक है, वो आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए। और तीसरी चीज़, एफटीआईआर हमेशा मालिक्यूल्स की स्टडी करता है, आपको जो नोमेनक्लेचर देगा वो मालिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देयर इज कार्बन सल्फर बॉन्ड एंड देयर आर सम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह के जो मालिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की स्टडी है वो हम एफटीआईआर में करते हैं एंड द मटेरियल मस्ट बी ऑर्गेनिक। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि उसमें और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जो नोमेनक्लेचर है वो लाजमी होना चाहिए। अगर अब वहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मटेरियल विच इज इनऑर्गेनिक इन नेचर, तो फिर एफटीआईआर की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सआरडी को यूज़ करेंगे, ठीक है। यू कैन सी हेयर दिस इज द एक्सआरडी बिकॉज वी आर यूजिंग द infrared rays. So by using infrared we can calculate or the measure the analytical properties of organic material. But when you will use the x-rays by incident एंड बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एक्सरेज को अगर यूज करके हमने किसकी स्टडी करनी है तो वो किसकी स्टडी होगी, वो क्रिस्टल मटेरियल्स की होगी एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की स्टडी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफटीआईआर में और एक्सआरडी में मेजर डिफरेंस क्या है। सारा जो इसका नेचर है काम करने की, वर्किंग प्रिंसिपल इज मच सिमिलर देन द एक्सआरडी, बट द डिफरेंस इज द टाइप ऑफ एक्सरेज, द टाइप ऑफ रेज। हियर आर द इंफ्रारेड एंड हियर आर दी एक्सरेज। तो इसमें जो लिमिटेशन ये है कि हम ऑर्गेनिक मटेरियल की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और एंड देन यहाँ पर समझ गई है, अगर आप समझ गए तो हम कंटिन्यू करें आसिफ। यस सर सही है। ओके अच्छा, यहाँ पर एक्सआरडी को आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। देयर आर सम एक्सरेज, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इसके आप नाम से ही इसका जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं बेसिकली एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दी एफटीआईआर एंड एक्सआरडी देयर आर द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज हाई स्कोर सॉफ्टवेयर यूज्ड इन दी XRD, and there are also some separate softwares. For example, you can manipulate the data of FTIR data points in origin software, and you can also fit the data of the FTIR in origin. So after getting these graphs, we will study that how can we study these graphs, okay? This is the major thing. The working principle is the simple thing.
we can study easily from our theoretical background. The working principle and the operating procedure we can learn easily in half of the hour or the 1 of the hour, and then after practicing of these operating procedures we can operate the equipment. This is not a problem, but the major problem is to interpret the results of this FTIR, XRD, or the AFM or AES. There are some results are given there, and how you will study these results. तो ये सबसे बड़ा जो है वो इसमें प्रॉब्लम होता है, जिसको हम कंप्लीटली इसकी स्टडी करेंगे. एंड देन देयर इज हाइड्रोजन फॉरवर्ड स्कैटरिंग, देयर इज RBS. ये कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं, इसको हम देखेंगे इसमें जो है. एंड देन EDX का भी मैं आपको बता चुका हूँ. दिस इज आल्सो द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स होती है. जैसे SEM में इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स होती है, बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन की हम जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके और 3 डायमेंशनल मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं. सिमिलर इन दैट केस द सोर्स इज सेम, द सोर्स इज इलेक्ट्रॉन बीम, the reflected or the resource is the HV in the X-ray form. This is the reflected X-ray, और इस X-ray को यूज करके जो है वो केमिकल एनालिसिस करते हैं हम मटेरियल का. तो इसमें ये बेनिफिट है कि आपके पास कोई भी मटेरियल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कोई भी मटेरियल आप लेकर SEM में रख दें, वहाँ पर आपको केमिकल एनालिसिस का जो है वो मालूम हो जाता है. बट the limitation, what is the limitation of that material, that we cannot determine the chemical property of a bulk material. ठीक है, यहाँ पर हम chemical analysis bulk जो है वो quantity में नहीं कर सकते. We have only the sports, there are points of the material, there is the fixed resolution and at the magnification. तो फिक्स एरिया होता है, वहाँ पर हम इसकी केमिकल एनालिसिस को स्टडी कर सकते हैं. देन देयर इज द SIMS, secondary ion mass spectroscopy. This is also technique of the spectroscopy. तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को भी आप स्टडी कर चुके हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बेसिकली फ्रॉम द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनस्कोपी. इसी तरह से रमन माइक्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉरी, दिस इज द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. यहाँ पर आपके पास जो है लेज़र एक्सरेज होती हैं, लेज़र रेज होती हैं, लेज़र के थ्रू आप रेज को इंसिडेंट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज को जो है वो स्टडी करके आप किसी भी मटेरियल की स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल द पाउडर मटेरियल कैन बी यूज्ड इन द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. पाउडर मटेरियल आप जो है वो इसमें डायरेक्टली स्पार्क एनालाइजर में आप यूज़ नहीं कर सकते. एंड इन केस ऑफ द FTIR यू हैव आल्सो टू मेक अप पैलेट्स टाइप ऑफ द, एक पैलेट्स आपको डिज़ाइन करने पड़ते हैं, उसको मोल्ड करना पड़ता है एंड देन कंप्रेस करना पड़ता है, देन उसको आप यूज़ करते हैं. यहाँ पर आप डायरेक्टली पाउडर को यूज़ करके और उसका जो है वो स्टडी कर सकते हैं. XRD इज आल्सो द सेम. XRD, अच्छा यहाँ पर भी दिया हुआ, यहाँ पर रिपीट किया है. व्हाट इज द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जस्ट अ मिनट. जी, तो हमारे पास जो है वो इसको जो है स्लाइड्स को कम्प्लीटली डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये किस तरह से जो है हमारे पास आता है. ठीक है, अच्छा यहाँ पर कोई क्वेश्चन अगर कुछ पूछना चाहता है स्टूडेंट, ठीक है, वरना कंटिन्यू करें. ये सारी चीज़ें डिटेल में जो है ना वो आगे स्लाइड में आएंगी. एक एक चीज़ में आपको वर्किंग प्रिंसिपल, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड देन दी ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये 3 चीज़ें हम कवर अप करेंगे इसमें. नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं. सो बेसिक्स ऑफ एडवांस कैरेक्टराइजेशन टेक्निक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर जो इमेजेस दी हुई हैं, सो ऑल द इक्विपमेंट्स वर्किंग प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टू मैटर, इलेक्ट्रॉन टू एक्सरेज, और एक्सरेज विथ मैटर, और फोटोन विथ मैटर. ठीक है, कोई 4-5 टाइप्स होते हैं जिसमें इंटरेक्शन बेसिस पे वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं इसके. ठीक है, सो यहाँ पर जो डिवाइड किया हुआ है 3 पॉइंट्स में, लेकिन और भी इसकी डिवीजन्स हैं, 4-5 इसकी डिवीजन्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर दिया बेसिकली द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ मैटर. वन इज द इफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटरेक्टेड विथ मैटर, इट मीन दैट द वर्किंग प्रिंसिपल एंड द रिजल्ट एंड द टेक्निक विल बी डिफरेंट देन इन द इंटरेक्शन ऑफ द एक्सरे विथ मैटर. अगर एक्सरे जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है मैटर के साथ, तो उसके रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन और उसकी सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी, सैंपल डिफरेंट होंगे. और अगर फोटोन मैटर के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है तो उसकी डिफरेंट चीज़ें होंगी. ठीक है,
तो ये बेसिकली दिस वन इज द इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन द पार्टिकल टू द मैटर, मैटर टू द एक्सरेज, एक्सरेज टू द फोटोन, और इस तरह की जो है वो इंटरेक्शन होती है, उसी के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे हमने जो है वो XRD को और FTIR को डिफरेंशिएट किया है। So in the XRD there is a limitation for the XRD that we can only use the crystal material, non-crystal or amorphous material you cannot study directly in the uh, XRD, but you can study these material in the FTIR because there are infrared used in the FTIR. ठीक है, so there are some interactions among the materials and the matters and the particles on which basis we divide these techniques. So this is the basic class image। ये हम इंटरमीडिएट में मैट्रिकुलेशन में पढ़ चुके हैं कि बेसिकली कैमरास को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। देयर आर सम वेवलेंथ आर गिवन देयर। सो दिस इज द गामा रे, दिस इज द एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो इनकी जो है वो वेवलेंथ के हिसाब से ये डिफरेंशिएट होती हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, इसमें जो है वो आपके पास वेवलेंथ ज़्यादा जो है वो बड़ी होती है, इसमें कम होती है। तो इस तरह की रेंजेस दी हुई, तो ये ऑलरेडी आप लोग जो है वो इसकी स्टडी कर चुके हैं। वी डोंट नीड टू रिपीट ऑल दोज थिंग्स अगेन। सो अगेन देयर इज इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद मैटर। बेसिकली इंटरेक्शन किस तरह से होती है इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे, आप इसकी लेफ्ट साइड की इमेज को छोड़ दें, यहाँ पर राइट साइड इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम एट रेस्ट। हमें पता है कि if there is incident electron beam, it may hit to the first valency shell। यहाँ पर जो वैलेंसी शेल फर्स्ट दिया होता है, अगर इसको हिट करके ये रिटर्न जाता है तो ये बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन मोड कहलाता है। ठीक है, and if the wavelength or the angle is higher of the reflection angle is higher, then it will be called as a scattered electron। और अगर उससे भी ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन हायर होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ट्रांसमिटेड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, सो अगर उसके एंगल को हम कवर अप कर लें, किसी भी इलेक्ट्रॉन के एंगल को जो है वो हम कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में दो मोड होते हैं। वन इज़ दी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बीम होती है, ठीक है, स्कैटर इलेक्ट्रॉन बीम होती है, एंड सेकंड वन इज बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन मोड होता है। ठीक है, दो मोड्स होते हैं जो हम यूज कर रहे हैं, वैसे तो और भी मोड्स होते हैं। अच्छा, वहां पर क्या होता है कि डिटेक्टर के थ्रू और सैंपल के जो हम जहाँ पे लगाते हैं सैंपल को, उसके ऊपर जो इंसिडेंट रेज आ रही होती हैं, उसके रिफ्लेक्शन का एक एंगल होता है जो हम सेट करते हैं। अगर उसके रिफ्लेक्शन का एंगल छोटा आप कर दें नियर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, अगर उसके एंगल को आप छोटा कर दें, सो दिस वन इज द कॉल्ड एज अ बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन। अगर इसके एंगल को हम बड़ा कर दें तो स्कैटर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और इन दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, आपकी इमेज का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, एंड देयर द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर विल बी वेरीड फ्रॉम द 2 डायमेंशनल टू 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल टू 2 डायमेंशनल। यहाँ पर स्टेटमेंट देख लें, इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेटिंग इनटू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव पोटेंशियल एंड इट्स पाथ चेंज। तो ये जो है वो इसके पाथ बेसिकली किस तरह से चेंज होते हैं, and how the angle we can cover up or control the angle, it also depends upon all the nature of the penetrating of electron and the Coulombic charge interaction with these nucleus। ठीक है, the closer the electron comes to the nucleus, the higher the scattering angle will be। ठीक है, तो जितना बीम न्यूक्लियर इसके जो है आपके पास न्यूक्लियस के करीब होगी, तो वो क्या होगा, उसका एंगल छोटा होता जाएगा। ठीक है, स्कैटरिंग एंगल विल बी मिनिमाइज, या आप यूं कहें कि यहाँ पर देखेंगे द हायर द स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, ये उसके अपोजिट होता है। लेकिन यहाँ पर एंगल आप देखेंगे तो ये एंगल छोटा होता जाएगा, स्कैटरिंग एंगल बड़ा होगा, और जो नॉर्मल एंगल है वो कम होता जाएगा। अच्छा, न्यूक्लियस से आप इसको रेज को दूर कर दें तो इसका एंगल जो है वो बड़ा होता जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से कवर अप करते हैं और एंगल्स को किस तरह से जो है आप कंट्रोल करके और उसकी इमेजेस को, मार्फोलॉजी को कवर अप कर सकते हैं विद द हाई रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट, यहाँ पर ये कंप्लीट दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का कि बेसिकली ये क्या होता है। ये वैसे इसमें स्लाइड में होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये इसमें है, तो मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ उसमें जो लगी हुई। बेसिकली ये डिटेल में हम जो वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसकी स्टडी करेंगे। तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा समझाया हुआ है बाय यूजिंग दी ड्राइंग,
कि ताकि आपको पहले ही इसका आइडिया हो जाए कि हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको कह रहा था कि वेयर इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, तो दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन वेयर वी यूज द टंगस्टन इलेक्ट्रॉन फिलामेंट, जिसको हम कहते हैं टंगस्टन फिलामेंट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। दिस इज द कंप्लीट वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर इसलिए होता है कि देयर मस्ट हैव अ वैक्यूम, देयर मस्ट हैव एब्सेंस ऑफ द एयर, ताकि इनके जो बीम्स आप ट्रांसमिट करें इनका जो पाथ है वो चेंज ना हो सके या डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। तो देयर आर लेंसर्स आर यूज। आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में सिंपल जो है वो आपके पास लेंसेज होते हैं, मैग्निफिकेशन लेंसेज होते हैं, कन्वेक्स लेंसेज, कनकेव लेंसेज वगैरह को यूज़ करते हैं जो सारे ग्लासेस के बने होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एंड एनोड यूज़ करते हैं, हम कंडेंसर लेंसेज वगैरह को यूज़ करते हैं। एंड दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन बीम विच ट्रांसमिटेड टू द सैंपल। ये आपके पास जो है वो सैंपल होल्डर होता है जहाँ पर हम सैंपल रखते हैं, ये सैंपल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर इसको हिट करती है एंड दिस इज reflected towards that detector. This is the backscatter the secondary detector, ठीक है। SEM में secondary detector होता है and this detector is called as a backscatter detector। अगर ये हिट करके यहाँ पर इस बैकस्कैटर पे जाएगी तो इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी। अगर ये यहाँ पर डिटेक्ट करेगी, सेकेंडरी डिटेक्टर पे अगर हिट करेगी तो उसका जो है वो फेस चेंज आएगा। एंड दिस वन इज दी एक्सरे प्रोटेक्टर, या यहाँ पर मोस्टली जो है आपके पास EDX का यूनिट भी लगा होता है। अगर ये रेज हम इसको कंट्रोल करके इसके एंगल को मूव करा के EDX पे लगा दें तो इसकी हम जो है वो एनालिटिकल मेजरमेंट्स को कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। देयर इज इंसिडेंट बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम by using the electron gun which uses the heat source with the help of tungsten electrode, ठीक है। आपका टंगस्टन फिलामेंट होता है, उसके थ्रू एक हीट सोर्स जो है वो यहाँ से आती है, यहाँ पे सैंपल पे हिट करती है एंड देयर आर सम रिफ्लेक्शन ऑफ दीज रेज एंड द इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय डिटेक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स वी बेसिकली डिटरमाइन द मॉर्फोलॉजी एंड द एनालिटिकल और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट, तो यही को इसी को थोड़ा डिटेल में बताया गया है और इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। बेसिकली दिस इज द लाइट माइक्रोस्कोपी। अब जो मेट्रोग्राफिक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं ये उस तरह का जिसमें सारे लेंस यूज किए गए हैं, ग्लासेस के लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज को हम यूज करते हैं। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिंग में हमारे पास क्या होता है, देयर आर कंडेंसर लेंसेज, स्पेसिमेन, ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, यहाँ पर जस्ट क्या होता है कि लेंसेज वगैरह सारे वही सिंपल हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिमेन जो है वो सेंटर में होता है। इट मीन दैट दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ द रेज फ्रॉम द सैंपल। और ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी तकरीबन सेम ही जो है वो नेचर होती है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि इन द एंड यू पुट द यूर स्पेसिमेन एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ दीज यू कैलकुलेट दी और दी मेजर आउट दी मॉर्फोलॉजी एंड केमिकल एनालिसिस। तो इस तरह से इनको तीनों को डिफरेंशिएट किया गया है। इसको हम कंप्लीटली डिटेल में देखेंगे। ओके, सो दिस वन इज द अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ कि देयर इज इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन हिट टू दैट इलेक्ट्रॉन देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम दैट स्टेट। तो जो इजेक्टेड होता है इलेक्ट्रॉन हम उसको अगर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और एंड व्हाट इज द इन मैटर, ठीक है। एक मिनट में अटेंडेंस आप लोगों की डाउनलोड कर लूँ ताकि बाद में इशू ना आए। देयर आर 20 अटेंडेंस जो है वो इसमें शो कर रहा है। देयर आर 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं आप लोगों की अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ, बाद में नेटवर्क इशू है या बैटरी का इशू है। ओके, सो योर अटेंडेंस इज डाउनलोडेड। यहाँ पर हम आ जाते हैं दोबारा। दिस वन इज दिस स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आज हमारा लास्ट स्लाइड है ये। फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है, सो यू आर वेलकम। मेरी आवाज सर वो आ रही पीछे है? जी जी। सर वो पीछे टेस्ट के बारे में पूछना था, थोड़ा जी, पीछे अगर ये स्लाइड वाली करें तो। स्लाइड है, ये स्लाइड है, इसके पीछे ये स्लाइड है।
इससे थोड़ा ये पीछे। वाली। ये वेवलेंथ सर हमें थोड़ा बता दें। हाँ देखें, ये वेवलेंथ जो है ना, आपको सिंपल मैंने मेथडोलॉजी बताई है कि इसकी मेथड या वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, लेकिन ये आपको जस्ट इस स्लाइड के थ्रू हर चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। हम इसकी जब डिटेल में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। इसमें मैंने बता दिया कि वेवलेंथ का अच्छा वेवलेंथ आप जो है ये कह रहे हैं। ये भी और पीछे भी जो आपने स्लाइड अभी खोली थी वो दोनों अच्छा सर। ठीक है, तो इसका बेसिकली इसमें तो कोई वेवलेंथ का चक्कर नहीं है। इस स्लाइड में जो प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स है, इसमें कोई भी वेवलेंथ का इसमें चक्कर नहीं है। इसमें क्या है कि आपके पास इंसिडेंट रेज या इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं और रिफ्लेक्टेड क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। आप कौन सी चीज़, तो आपका क्वेश्चन था कि बेसिकली ये जो है आप वेवलेंथ का क्या इसमें होता है। तो इसमें जो है ना, स्लाइड में वेवलेंथ का कोई नहीं है। दिस इज बेसिकली दी नेचर ऑफ द टेस्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। या आप यूँ कह लें कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, जिसमें हम ये करते हैं कि कोई भी सैंपल हो हमारे पास, वहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन बीम है या एक्सरेज हिट कर रही हैं, तो उसके रिफ्लेक्शन में जो चीज़ हमें मिली है उसको यूज़ करके हम जो है क्या स्टडी करते हैं। तो अगर मुख्तलिफ चीज़ों को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो हमें मुख्तलिफ रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उसकी टेक्निक चेंज हो जाती है। तो दिस इज़ बेसिकली दी क्लासिफिकेशन ऑफ द टेक्निक्स। और वेवलेंथ का जो है इसमें स्लाइड में आपने देखा है। सो दिस वन इज़ दी वेवलेंथ। वेवलेंथ ये कुछ भी नहीं है, आपने इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन में पढ़ा है कि इसकी वेवलेंथ जितनी चेंज होगी तो उस हिसाब से हम जो है इसको क्या करते हैं। ये आपको पता है कि ट्रफ एंड क्रस्ट होते हैं इसकी वेवलेंथ के, तो इसका डिस्टेंस कम है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, और इस तरह से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो जिस वेवलेंथ का डिस्टेंस कम होगा उसको हम गेमा रेज कहते हैं, जिसका ज़्यादा होगा उसको एक्स रेज कहते हैं, जिसका ज़्यादा और बढ़ता जाएगा उसको अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, इस तरह से इसको जो है वो क्लासीफाई किया गया है। तो ये क्लासिफिकेशन इसलिए यहाँ पर दी हुई है ताकि आपको थोड़ा सा इसमें अंदाज़ा हो जाए कि ये लेंथ वेवलेंथ जो है वो किस तरह से यूज़ होती है। क्यों हम जो है एक को इंफ्रारेड कह रहे हैं, ये इंफ्रारेड जो है वो एफटीआईआर में यूज़ हो रही है। एंड व्हाट इज़ दी एक्स रे, तो एक्स रे जो है वो इस रेंज में आ रही है, दिस वन इज़ यूज्ड इन दी एक्स रे डिफ्रेक्शन। तो ये जो है वो इसका पर्पज़ है जो गिवन है जी। और कुछ सर ये जितने भी आपने टेस्ट बताए हैं इसमें से हमारे पास यूनिवर्सिटी में कौन कौन से अवेलेबल है? एफटीआईआर हो गया, एसईएम हो गया, कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में? देखिए हमारे पास अभी जो है वो करंटली जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, और ईडीएस एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके साथ अटैच होता है यूनिट, तो वो भी है। उसके प्लस में जो है हमारे पास अभी जीटा साइजर है, जिसको साइजिंग में मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, सीव एनालिसिस यूज़ करते हैं, देन लेज़र टेक्निक है। सो वी हैव बोथ दीज टेक्निक, सीव एनालाइज शेकर भी है, सीव शेकर भी है, उसको जो है वो साइज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पार्टिकल साइजर भी अवेलेबल है बाय यूजिंग द लेज़र टेक्निक, जिसको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो यूज़ करके हम स्टडी करते हैं। उस पर फाइनली एक प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है, आप लोगों का ये स्टूडेंट हैं, ठीक है। और प्लस में जो है वो पोटेंशियल स्टेट है हमारे पास, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं, दिस इज आल्सो द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टराइजेशन, ये अवेलेबल हैं हमारे पास। एंड प्लस में ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का कंप्लीट सेटअप है, ये चीज़ हम कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास अवेलेबल है, एक्सआरटी, एफटीआईआर, बीईटी साइजर, सरफेस एनालाइजर, और ये चीज़ें स्टिल वी डोंट हैव, ये हमारे सर पास। सर सर अगर एक सैंपल हो हमारे पास स्टील का कोई भी, तो अगर हम उसके अंदर केमिकल एलिमेंट्स देखना चाहें तो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी लैब में नहीं है ना सर? नहीं, इसके लिए सैंपल के लिए देखिए मैंने आपको बताया था कि एक जो है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालाइजर, जो स्पेक्ट्रो स्पार्क एनालाइजर, जो स्पेक्ट्रोस्कोप पड़ा हुआ है हमारे पास लैब में, जिसके लिए हमने छोटी लैब अलग करके और उसको वहाँ पर रखा हुआ है। सो देयर आर 26 एलिमेंट्स जिसको हम कर सकते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम दिया हुआ है, जिंक है, कॉपर है, स्टील है, माइल्ड स्टील है, और जो है वो लोहे स्टील हैं। तो इस तरह के जो सैंपल्स हैं सॉलिड, आप डायरेक्टली उसको पुट करके वहाँ पर आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 26 एलिमेंट्स, आप उनकी कंपोजिशन इजीली देख सकते हैं।